हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो ये पार्ट 2 होगा पॉलिटी का। अगर आपको कोई भी सजेशंस हैं, मुझे स्पीड स्लो करनी चाहिए, फास्ट करनी चाहिए, आप उसके बारे में दे सकते हो। ओके, मैंने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी फास्ट कवर किया क्योंकि काफ़ी कुछ था कवर करने को और वो चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको आनी चाहिए। ओके, तो इसलिए मैंने तेज़ी से कवर किया। तो यहाँ पे भी मैं वो ध्यान रखूँगा। अगर आपको कोई भी कमेंट देना होगा उसमें तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो कोई भी डाउट अगर आपको है तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे कौन से आर्टिकल्स मैं डिस्कस करूँगा। तो ये फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट, इसके अंडर जो भी आते हैं यहाँ पे टोटल 7-8 टॉपिक्स हैं, ये सारे हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन। न्यूज़ में क्यों था? यूनियन गवर्नमेंट फेस्ड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मॉनसून सेशन में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया था यूनियन गवर्नमेंट में, इसलिए न्यूज़ में आया अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में यहाँ पे चीज़ें जानेंगे। क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन? एक लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन होता है जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। दैट अलाउज, वो अलाउ करता है ऑपोजिशन को टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स मेजोरिटी, कि चैलेंज कर सके गवर्नमेंट की मेजोरिटी को कि गवर्नमेंट मेजोरिटी में है लोकसभा में या नहीं है। ओके, इफ़ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, अगर वो पास हो गया, द गवर्नमेंट ऑफ द डे विल हैव टू रिज़ाइन, जो गवर्नमेंट है उस दिन की उसे तुरंत रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। अगर जो द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन ओनली बी मूव्ड इन लोकसभा, जो ये मोशन है नो कॉन्फिडेंस का, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जा सकता है या फिर मूव किया जा सकता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और रूल्स ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, ये देखते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 क्या बोलते हैं? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? लोकसभा को, और ना कि पूरे पार्लियामेंट को, सिर्फ लोकसभा को। ओके, सिमिलरली इसी की तरह स्टेट लेवल पे बात करें तो आर्टिकल 164 क्लॉज 2 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उस स्टेट के पर्टिकुलर, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अकाउंटेबल होते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, रूल 198 जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, ये जो रूल है, रूल 198 इसका, ये क्या प्रोवाइड करता है? अब प्रोविज़न, एक प्रोविज़न रिगार्डिंग द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वहाँ पे मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में दिया है कि कैसे ये मूव किया जा सकता है। ओके, ग्राउंड्स क्या है? अब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस नीड नॉट सेट आउट एनी ग्राउंड्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड। कोई ग्राउंड नहीं है जिस पे बेस किया जा सकता है। आपको जब लगे आप तुरंत बोल सकते हो कि हाँ मुझे मूव करना है। अगर अप्रूवल मिल गया स्पीकर से, आप कर सकते हो। ओके, स्पीचेस, अनलेस लीव इज़ ग्रांटेड बाय द हाउस टू मूव द मोशन, जब तक लीव नहीं मिल जाती मोशन को मूव करने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन को। ओके, नो स्पीच इज़ परमिटेड इन सपोर्ट ऑफ द मोशन, कोई भी स्पीच इसके सपोर्ट में नहीं परमिट होती है कि आप बोल सको। ओके, रिपीट मोशन क्या होता है? आफ्टर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज़ बीन डिस्कस्ड, एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन डिस्कस कर दिया गया और निगेट कर दिया गया हाउस के द्वारा, उसके बाद अनदर नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी मूव्ड इन द सेम सेशन। फिर से अगेन आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं मूव कर सकते सेम सेशन में। ओके, विंटर सेशन चल रहा है, विंटर सेशन में हुआ था तो आप उसमें एक बार अगर गवर्नमेंट ने मेजोरिटी दिखा दी, दोबारा आप नहीं कर सकते। ओके, यूजुअल प्रोसेस क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन का? सबसे पहले हाउस एक्सप्रेस करता है उसकी वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो देखना चाहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कॉन्फिडेंस में है या नहीं है, मेजॉरिटी में है या नहीं। ओके, देन स्पीकर एग्जामिन करता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑर्डर में है या नहीं। ओके, देन द मेंबर हु हैज़ टेबल्ड द नोटिस आस्क टू लीव ऑफ द हाउस, लीव ऑफ द हाउस के लिए पूछता है जो भी मेंबर होता है जिसने टेबल किया होता है कि मैं मूव करना चाहता हूँ। ओके, मोशन को मूव करने के लिए लीव मांगता है। देन स्पीकर क्या करेगा? देन स्पीकर कॉल्स अपॉन मेंबर्स हु आर इन फेवर ऑफ द लीव बीइंग ग्रांटेड, जो चाहते हैं कि लीव दे मिले उसे और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो, वो हाथ उठाएं, ऐसे टाइप का। ओके, अगर 50 से कम लोग उठे उसके फेवर में, अगर 50 से ज़्यादा लोग उठे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आप मूव कर सकते हो, अगर कम उठे तो नहीं मूव कर पाओगे। ओके, द मोशन इज़ देन टेकन अप फॉर डिस्कशन, अगर पास हो गया तो फिर यहाँ पे अगर मूव करने की मेजॉरिटी मिल गई आपको, 50 से ज़्यादा लोगों ने हाथ उठा दिया तो आप फिर मूव कर दो। फिर क्या होता है? द मोशन इज़ देन टेकन अप फॉर डिस्कशन, मोशन को डिस्कशन के लिए लिया जाता है 10 डेज़ के अंदर, जिस डेट पे वो ग्रांट की जाती है लीव। ओके,
इसके साथ ही फर्स्ट टॉपिक ये खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर्स। ओके, देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था सबसे पहले। ओके, वाई न्यूज़। रिसेंटली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट सेटअप अ 7 जज बेंच एक सेटअप की थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको हेड करे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ इट्स 1998 में एक जजमेंट पास की गई थी उसके रिकन्सिडरेशन के लिए पीवी नरसिम्हा राव केस में। मोर और न्यूज़ में क्या था, पीवी नरसिम्हा राव केस जजमेंट कब आया था, इन बैकड्रॉप ऑफ 1993 में क्या हुआ था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस हुआ था, उसके बैकड्रॉप में ये केस आया था। ओके, जजमेंट आई थी पीवी नरसिम्हा राव केस जजमेंट। आगे देखते हैं इस केस में बेसिकली हुआ क्या था, आप ये देखेंगे। इट अपहेल्ड, क्या अपहेल्ड किया गया था, लीगल इम्यूनिटी ग्रांट की गई थी लेजिस्लेटर्स को अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ब्राइबरी चार्जेस पे। ओके, लीगल इम्यूनिटी क्यों, क्योंकि फॉर एनी स्पीच और वोट इन पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 105 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 194 क्लॉज 2, ये दो आर्टिकल्स में क्या होता है, लीगल इम्यूनिटी ग्रांट की जा सकती है लेजिस्लेटर्स को अगर वो कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन केस में रहते हैं, ब्राइबरी चार्जेस पे था उस टाइम पे, तो इन्हें लीगल इम्यूनिटी दी गई थी। आगे आप पढ़ोगे ऐसा क्यों होता है। ओके, तो देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते क्या हैं। ये एक लीगल इम्यूनिटी होती है जहाँ पर लेजिस्लेटर्स को ग्रांट की जाती है लीगल इम्यूनिटी, किसके अगेंस्ट, सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी के अगेंस्ट। ओके, फॉर सर्टेन एक्शंस, कुछ एक्शंस और स्टेटमेंट्स जो होते हैं जो कि वो कह जाते हैं, कर जाते हैं अपनी लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ को पूरी करने के चक्कर में। ओके, इफ़ एन इंडिविजुअल और अथॉरिटी अंडरमाइंस, अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर अथॉरिटी है अंडरमाइन करता है, मिसयूज़ करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ऑफ अ मेंबर ऑफ और द हाउस, ठीक है, हाउस के या फिर मेंबर के, तो उसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ओके, पार्लियामेंट अब तक जो टिल नाउ हैज़ नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ टू एग्जॉस्टिवली कोडिफाई ऑल द प्रिविलेजेस, सभी प्रिविलेजेस को कोडिफाई करने के लिए अब तक पार्लियामेंट ने कोई स्पेशल लॉ नहीं लाया है। पार्लियामेंट इज़ द सोल अथॉरिटी, पार्लियामेंट सिंगल अथॉरिटी है जो ये बताती है कि ब्रीच हुआ है या फिर कंटेम्प्ट हुआ है हाउस का। ओके, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के बारे में हम आगे लास्ट में पढ़ेंगे। नो कोर्ट इज़ इंटरेस्टेड विद दिस पावर, और कोई कोर्ट इसमें अपने हाथ नहीं लगा सकता, सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि ब्रीच हुआ है या कंटेम्प्ट हुआ है। ओके, अ मेंबर ऑफ द हाउस कैन रेज अ क्वेश्चन, मेंबर जो है हाउस का कोई भी वो रेज कर सकता है क्वेश्चन इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पे विद द कंसेंट ऑफ द चेयरमैन और स्पीकर, अगर उसे कंसेंट है चेयरमैन या स्पीकर की। ओके, यहाँ पे देखते हैं रेशनल क्या है बिहाइंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। देखते हैं यहाँ पे रेशनल क्या है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे, इसके बिहाइंड, इसके पीछे। ये इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसको, लेजिस्लेटर्स को, जिससे कि वो बिना किसी फियर के या फिर किसी चीज़ के अपनी अपनी बात को कह सके। ओके, अदरवाइज बोल ही नहीं पाएगा कुछ तो फिर मतलब ही क्या है वहाँ रहने का। मेंटेन द अथॉरिटी, मेंटेन करे अथॉरिटी को, डिग्निटी को लेजिस्लेचर की। ओके, ये जो होते हैं रेशनल, इसके पीछे ये है। इंश्योर करता है कि अटेंडेंस जो पार्लियामेंट्री सेशंस की है वो अच्छी रहे, लोग डरेंगे नहीं तो आएंगे बोलने के लिए। ओके, कैरी आउट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली एंड इफेक्टिवली, इंडिपेंडेंटली और इफेक्टिवली अपने फंक्शंस को कैरी कर सके, रख सके, ऑफ बोथ द हाउसेस विदाउट एनी इंटरफेरेंस, बिना किसी इंटरफेरेंस के। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे प्रिविलेजेस आर बेस्ड ऑन 5 सोर्सेज, प्रिविलेजेस मेनली 5 सोर्सेज पे हम एक एक करके देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है यहाँ पे, आर्टिकल 105 बोलता है पावर्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज़, ये मेंबर्स एंड कमिटीज़ जो हैं उनकी पावर्स एंड प्रिविलेजेस के बारे में बताते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। ओके, देन आर्टिकल 194 ऐसे ही बोलता है पावर्स प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ जो है स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स को, उनकी कमिटीज़ को, उनके बारे में बताता है। आप रीड कर सकते हो पूरा आर्टिकल। ओके, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आर्टिकल 105 क्लॉज 2 क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग्स बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई पर्सन लाइबल नहीं होगा अगर वो पब्लिकेशन करता है किसी रिपोर्ट का, पेपर का, वोट का या प्रोसीडिंग्स का, अथॉरिटी बाई और अंडर द अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए वहाँ पे। ओके, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। अ सिमिलर प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर स्टेट अंडर आर्टिकल 194 क्लॉज 2, सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स जो होते हैं उनके लिए भी है 194 क्लॉज 2 में। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट ये भी होती है। आर्टिकल 105 क्लॉज 2 बोलता है मेनली
यहाँ पे अच्छे से दिया नहीं था, यहाँ पे अच्छे से दिया है। ओके, नो मेंबर इज लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, किसी भी मेंबर के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती कोर्ट में। ओके, फॉर एनी थिंग सेड और एनी वोट गिवन बाई हिम इन पार्लियामेंट और इट्स कमिटीज़, अगर वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, उसके खिलाफ आप कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकते कोर्ट में। ओके, दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस लगते हैं, एंड टू द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के भी लगते हैं। ओके, अंडर आर्टिकल 118। ओके, दोनों के यहाँ पे रूल्स लगेंगे। और एग्जाम्पल क्या दिया है, सिमिलर जैसे कि हमने बात की कि कोर्ट में नहीं डिस्कस किया जा सकता ना, वैसे ही आर्टिकल 121 क्या बोलता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है मेंबर्स को, पार्लियामेंट्री मेंबर्स को, कि वो डिस्कस ना करे जजेस का कंडक्ट भी। ओके, जैसे जजेस उनका नहीं कर सकते, वैसे ही ये जजेस का कंडक्ट नहीं डिस्कस कर सकते पार्लियामेंट में। आर्टिकल 122 क्या बोलता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है कोर्ट्स को फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अलिस्ट इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, अगर इरेगुलरिटी है प्रोसीजर में पार्लियामेंट के तो कोर्ट्स इंक्वायर ना करे, कोर्ट्स को हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए वहाँ पे, ये आर्टिकल 122 बोलता है। ओके, देन देखते हैं लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। इससे पहले हम प्रिविलेज कमेटी आ गई है साइड में, इसे देख लेते हैं क्या होता है। ये एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है जो प्रेजेंट इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो कि दोनों ही राज्यसभा लोकसभा दोनों में ही होती है। 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा का देखेंगे तो 10 मेंबर्स होते हैं प्रिविलेज कमेटी में। ओके, ये नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा लोकसभा में, चेयरमैन के द्वारा राज्यसभा में। की फंक्शन इनका क्या होता है कि इन्वेस्टिगेट करें, हम पूरा किस पे मैटर चला रहे हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पे, राइट। तो इन्वेस्टिगेट करते हैं क्वेश्चन जो इन्वॉल्व करते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के, ऑफ हाउस और मेंबर्स। ओके, जो भी हाउस का या मेंबर्स का करता है, एज रेफर्ड टू इट बाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउसेस। कौन रेफर करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन या स्पीकर। ओके, नेक्स्ट लॉज मेड बाई पार्लियामेंट क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, फ्रीडम होता है उन्हें अरेस्ट से, कैसे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 क्या बोलता है, ये प्रोवाइड करता है लेजिस्लेचर्स को फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट किसी भी केस, सिविल केस में। ओके, 40 दिन 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर द एडजर्नमेंट, जब भी एडजर्नमेंट हो रहा है हाउस का तो उसे 40 दिन पहले तक और 40 दिन बाद में भी, एंड ड्यूरिंग द सेशन ऑल्सो। ओके, हाउएवर जबकि एक एमपी जो होता है डज नॉट एंजॉय एनी सच इम्यूनिटी इन अ क्रिमिनल केस, बट ये क्रिमिनल केस में इम्यूनिटी नहीं होती इनके पास। ओके, देन रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेज अगर देखेंगे, प्रिविलेजेस ये क्या था, पार्लियामेंट ने जो बनाए हैं। ओके, और अब ये रूल्स ऑफ हाउसेज हैं राज्यसभा एंड लोकसभा के। ओके, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके बेस पे, पार्लियामेंट रिजर्व्स द राइट टू, पार्लियामेंट के पास रिजर्व है राइट, कौन से देखते हैं, तो कौन से राइट है पार्लियामेंट के पास, टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, अगर कोई अरेस्ट हुआ है किसी का तो उसके लिए इंफॉर्मेशन लेना, डिटेंशन के लिए, कन्विक्शन के लिए, इम्प्रिजनमेंट हुआ है उसके लिए ले लेना, एंड अगर रिलीज भी हुआ है वो मेंबर जेल से उसके लिए भी, ऑन अ क्रिमिनल चार्ज और फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस जो भी है। राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, ये क्या है, हाउस हैज़ द पावर, हाउस के पास पावर है टू राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स, अगर कोई स्ट्रेंजर आ गया है तो उसे प्रोसीडिंग से बाहर करने का। दिस राइट इज़ एसेंशियल फॉर सिक्योरिंग फ्री एंड फेयर डिस्कशन, जिससे कि फ्री एंड फेयर डिस्कशन हो सके। अदर सोर्सेज क्या है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं जिनके बेसिस पे राइट ऑफ ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस मैंने बताया था आपको दिया गया है, तो ये क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ये दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, कैसे, ये एक एक्ट है या फिर ओमिशन है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है या फिर उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सके इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को या फिर उसके मेंबर्स या ऑफिशियल्स को, जिससे कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे फंक्शंस, तो मतलब रोक रहा है किसी को फंक्शन परफॉर्म करने से, राइट। पार्लियामेंट इज़ द सोल अथॉरिटी टू असर्टेन, पार्लियामेंट सिंगल अथॉरिटी वो देखने के लिए, ये बताने के लिए कि वो ब्रीच था या कंटेम्प्ट था, हमने ऊपर भी ये बात की थी। नो कोर्ट इज़ इंटरेस्टेड विद दिस पावर, कोर्ट्स को यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं होता है। हाउस कैन कमिट एन ऑफेंडर टू कस्टडी और प्रिजन फॉर कंटेम्प्ट, हाउस ऑफेंडर जो होता है उसको कस्टडी में ले सकता है, प्रिजन में ले सकता है कंटेम्प्ट के लिए, उसके कौन से पीरियड के लिए, कितने पीरियड के लिए, वो पीरियड लिमिटेड है, कितने, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस सेशन, जब तक है हाउस का जब तक सेशन चल रहा है उस हाउस का सिर्फ तब तक के लिए वो कस्टडी में या प्रिजन में ले सकता है। ओके,
इन केस इफ़ एन MP इज़ फाउंड गिल्टी, अगर वो MP गिल्टी फाउंड किया गया, अगर वो गिल्टी है तो ही कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस, वो सस्पेंड किया जा सकता है या फिर उसे एक्सपल्सन निकाला दिया जा सकता है। ओके, देन यहाँ पे है एक्सपल्सन ऑफ लॉ मेकर्स, जो यहाँ पे फेस एक्सपल्सन बात की गई, यहाँ पे एक्सपल्सन ऑफ लॉ मेकर्स के बारे में भी बात की गई है। न्यूज़ में क्यों था ये? रिसेंटली हुआ क्या, लोकसभा ने एक्सपेल किया था उसके एक मेंबर को, जो कि क्यों किया उसे, क्योंकि उस पर एक्यूजेशंस थे कि उसने गिफ्ट या इलीगल ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट किया है। और ये किसके बेस पे था? एथिक्स कमेटी रिपोर्ट के बेस पे। एथिक्स कमेटी क्या होती है? एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा में होती है। ओके, इसमें 15 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते। इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स। नॉमिनेट कौन करता है? स्पीकर करता है इन्हें नॉमिनेट। एंड शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। एक से ज़्यादा साल के लिए कोई भी मेंबर इसमें नहीं रहता। ओके, फंक्शंस इसके क्या हैं? अभी हमने यहाँ पे एक्सपल्सन का देखा तो उससे रिलेटेड ही होंगे, राइट? टू एग्जामिन अ कंप्लेंट रिलेटेड टू द अनएथिकल कंडक्ट। क्या किसी ने अनएथिकल कंडक्ट किया, उसके बेसिस पे देखेंगे। कौन रेफर करेगा इन्हें? स्पीकर रेफर करेगा। रिकमेंडेशंस दे सकते हैं एंड फॉर्मुलेट कर सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट मेंबर्स के लिए। ओके, और क्या कर सकते हैं? सजेस्ट कर सकते हैं अमेंडमेंट्स की, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। द फर्स्ट एथिक्स कमेटी जो थी लोकसभा की, वो कब सेटअप की गई थी? 2000 में। और राज्यसभा की 1997। तो दोनों में ही होती है एथिक्स कमेटी, क्योंकि सभी को एथिक्स की ज़रूरत है आजकल। एक्सपल्सन ऑफ लॉ मेकर्स इन इंडिया, इसके बारे में बात करते हैं। इट कैन बी डन ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज लीगल बेसिस। कॉन्स्टिट्यूशनली भी एक्सपेल कर सकते हैं और लीगली भी एक्सपेल कर सकते हैं, दोनों देखेंगे। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? एन MP फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अगर किसी ने ब्रीच किया है प्रिविलेजेस को या फिर कंटेम्प्ट किया है हाउस का, कैन बी सस्पेंडेड, वो सस्पेंड किया जा सकता है फ्रॉम द हाउस, या फिर एक्सपल्सन उसे फेस करना पड़ेगा। इसके लिए अ सिंपल मेजॉरिटी इज़ नीडेड टू पास अ मोशन फॉर एक्सपल्सन। अगर एक्सपेल करना है तो सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ओके, फर्दर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एथिक्स कमेटी इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। एथिक्स कमेटी हर बार कुछ बोले ज़रूरी नहीं है। ओके, उसके बारे में ऐसे भी किया जा सकता है। लीगल बेसिस क्या है सस्पेंशन या एक्सपल्सन का? टू इंश्योर स्मूथ प्रोसीडिंग्स एंड मेंटेन ऑर्डर। स्मूथ प्रोसीडिंग्स को इंश्योर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए ऑर्डर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, उसके पास ये पावर होती है कि एक मेंबर को फोर्स करे कि वो हाउस से बाहर चला जाए और अच्छे से प्रोसीडिंग्स हो सके हाउस की। इन केस ऑफ एक्सट्रीम मिसकंडक्ट, अगर बहुत ही बदतमीजी कर दी, राइट, द हाउस में एक्सपेल अ मेंबर, हाउस एक्सपेल कर सकता है मेंबर को टू रिड ऑफ द हाउस ऑफ पर्सन हु आर अनफिट फॉर मेंबरशिप, जिससे कि बाकी कार्यकाल अच्छे से चल सके। ओके, मेनली ये मोटिव है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू सस्पेंशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, अब हम ये देखेंगे। यहाँ पे क्या है, रूल्स इन लोकसभा क्या है? रूल 373 देखेंगे। ये एम्पावर करता है एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को टू ऑर्डर एन MP, जैसे कि ऑर्डर दे MP को टू विड्रॉ, कि वो निकल जाए ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द डे सिटिंग, जो भी दिन का कार्यकाल बचा है उसके बाहर निकल जाए उसके लिए। ओके, 374 रूल क्या बोलता है? ये करता है अलाउ टू सस्पेंड द MP फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। जो भी रिमाइंडर है सेशन का, उससे ज़्यादा के लिए नहीं, बट उतने टाइम के लिए निकल जाए, कुछ टाइम के लिए सिंपली। ओके, ये आप बिल्कुल भी मत पढ़ने का ट्राई करना है, याद करने का बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, एग्जाम में आने के लेस चांसेस, बिल्कुल याद भी नहीं कर सकते। रूल 374A क्या है? ये 2001 में आया था और अलाउ करता है स्पीकर को, जैसे कि वो एक MP का नाम ले और फिर वो MP तुरंत सस्पेंड हो जाएगा 5 दिनों के लिए, या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन, जो भी रिमेनिंग पार्ट सेशन का बचा है, जो भी लेस होगा उनमें से, अगर 5 दिन लेस है तो वो, और अगर रिमेनिंग पार्ट लेस है तो वो। ओके, रूल्स इन राज्यसभा क्या है? रूल 255 क्या बोलता है? ये चेयरमैन को अलाउ करता है जिससे कि वो मेंबर्स को डायरेक्ट करे, बोले कि आप तुरंत बाहर निकल जाइए हाउस के। क्यों? क्योंकि उसने डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है। रूल 256 बोलता है हाउस में अडॉप्ट अ मोशन सस्पेंडिंग द मेंबर। हाउस अडॉप्ट कर सकता है एक मोशन जिससे कि वो सस्पेंड कर सकता है मेंबर को, डिसरिगार्डिंग चेयर्स अथॉरिटी और अब्यूजिंग द रूल्स, जिससे रूल्स वगैरह को अब्यूज़ किया होगा। ओके, फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, वही अगेन दिया है। अनलाइक लोकसभा, लोकसभा से डिसिमिलर है ये चीज़। क्या है? राज्यसभा कैन नॉट सस्पेंड इट्स मेंबर्स विदाउट पासिंग अ मोशन। राज्यसभा अपने मेंबर्स को बिना किसी मोशन को पास किए हुए बाहर नहीं कर सकती, जबकि लोकसभा वो ऐसा काम कर सकती है, वो बिना किसी मोशन को पास किए हुए मेंबर को बाहर निकाल सकती है। आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है
आर्टिकल 122 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, सेज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो हैं इंक्लूड दोज रिलेटेड टू एक्सपल्सन, ओके, कांट बी क्वेश्चन बाय द जुडिशरी। जो भी ये प्रोसीडिंग्स हैं आर्टिकल 122 में, इन्हें जो भी ये एक्सपल्सन वगैरह को लेकर के और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, यहाँ पे ऑल्दो द कोर्ट्स हैव, कोर्ट्स कुछ नहीं बोल सकते, कांट बी क्वेश्चन बाय जुडिशरी, जुडिशरी क्वेश्चन नहीं कर सकती, दो उन्होंने कभी कभी किया है। राजा रामपाल केस 2007 में क्या हुआ था, कोर्ट ने बोला अपहेल्ड द एक्सपल्सन ऑफ राजा रामपाल, उन्होंने बोला कि सही कि आपने बाहर निकाल के, बट उन्होंने क्या बोला, नोटेड दैट प्रोसीडिंग्स टेंट हुई थी प्रोसीडिंग्स बाय सब्सटेंशियल इलीगलिटी आर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी। अगर आपने कुछ जानबूझ के किया है तो वहाँ पर जुडिशियल स्क्रूटनी वो कर सकते हैं, बट एक सही नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपको बीच में नहीं बोलना है जुडिशरी से, तो नहीं बोलना चाहिए, राइट। एक्सपल्सन एंड डिस्क्वालिफिकेशन आर नॉट द सेम, एक्सपल्सन एंड डिस्क्वालिफिकेशन सेम नहीं होते हैं। कैसे, वो दिखाया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर बोथ एक्सपल्सन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, ओके। अंडर डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है यहाँ पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन अगर वो डिस्क्वालीफाई हुआ है, ओके। फर्दर, वाइल अंडर एक्सपल्सन ही और शी कैन, बट अगर एक्सपेल किया गया है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, उसमें इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ओके। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लॉ मेकर, ये होता है, क्या होता है, इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं। आरपीए मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके सेक्शन 8 क्लॉज 4 में क्या दिया है, एक लॉ मेकर अगर डिस्क्वालीफाई किया गया है, अ लॉ मेकर इज डिस्क्वालीफाइड फॉर द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फर्दर 6 ईयर्स, कब 6 ईयर्स के लिए एंड फर्दर इम्प्रिजनमेंट, प्रिजन ऑफ इम्प्रिजनमेंट है जो पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो भी पीरियड है इम्प्रिजनमेंट का, एंड 6 ईयर्स के लिए, कब ऐसे ये डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, इफ़ सेंटेंस फॉर 2 ईयर्स और मोर इन प्रिजन, अगर उसने 2 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा प्रिजन में बिताए हैं तो, राइट। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बताता है अगर उसने किसी ने डिफेक्शन किया है, ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं शॉर्ट में। आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड 191 क्लॉज 1 क्या बोलता है, फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड MLA रिस्पेक्टिवली ऑन ग्राउंड्स ऑफ होल्डिंग इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये डिस्क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया बताता है MP और MLA की, अगर उन्होंने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, वो अनसाउंड माइंड के हैं या इंसॉल्वेंट हैं या फिर उनके पास वैलिड सिटीजनशिप नहीं है। अब हम एंटी डिफेक्शन लॉ नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एंटी डिफेक्शन लॉ। ये न्यूज़ में क्यों आया था, महाराष्ट्र स्पीकर डिसमिस्ड ऑल पिटीशंस सीकिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। जो भी पिटीशंस थी जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन चाहते थे लोग MLAs का, वो सारी की सारी डिसमिस कर दी थी महाराष्ट्र के स्पीकर ने, इस वजह से न्यूज़ में आया। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ इंक्लूड हुआ था 10th शेड्यूल में इंक्लूड हुआ, ओके, ये अंडर 10th शेड्यूल आता है। और कब इंक्लूड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 जो था उसके जरिए, ओके। एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन, अगर किसी ने डिफेक्शन किया है और उसके डिस्क्वालिफिकेशन को लेके क्वेश्चन अराइज होता है तो वो डिसाइड कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ओके, मीन्स स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट, लाइक दैट। डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा, डिस्क्वालिफिकेशन हैपेंस इफ एक मेंबर अगर वॉलेंट्री खुद से ही स्वेच्छा से अपनी मेंबरशिप दे देता है, ओके, वॉलेंट्री गिव्स अप हिज पार्टी मेंबरशिप, अगर वो वोट करता है फिर एब्सटेन्स टू वोट, अगर मना कर देता है वोट करने के इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन इश्यूड बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी कहती है ए को वोट करना, उसने बी को कर दिया, फिर मना कर दिया ए को नहीं करूँगा, वो बोल रहे हैं यहाँ पे, तब ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एंड सच एक्ट हैज़ नॉट बीन कंडोन्ड, और अगर उसने ऐसा किया है और पार्टी ने उसे माफ़ भी नहीं किया 15 दिन के अंदर, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, राइट। एंड इंडिपेंडेंट मेंबर, कब ये डिस्क्वालीफाई होगा, इंडिपेंडेंट मेंबर्स ये तब डिस्क्वालीफाई होगा इफ़ ही और सी ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच एन इलेक्शन, अगर इलेक्शन के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया तो ये डिस्क्वालीफाई, राइट, इंडिपेंडेंट मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर कब डिस्क्वालीफाई होगा, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बाद, अगर पहले ज्वाइन कर लिया तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, बट अगर बाद में किया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स अ सीट, जैसे ही सीट लेगा डिस्क्वालीफाई, राइट। एक्सेप्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। लॉ अलाउज अ पॉलिटिकल पार्टी टू मर्ज विद और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड दैट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर्स आर इन फेवर, अगर 2/3 पार्टी के लेजिस्लेटर्स हैं दूसरी पार्टी के चाहते हैं आपके में मर्ज होना,
तो वो एक साथ मर्ज हो जाए तो ये एक्सेप्शन दे दिया जाता है, तब वो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स के अंदर नहीं आएंगे, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ओके, वो एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर कोई मेंबर है स्पीकर ऑफ लोकसभा है या डिप्टी स्पीकर है या डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, देन ही कुड रिज़ाइन फ्रॉम हिज पार्टी, तब वो रिजाइन अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर सकता है, एंड रीजॉइन द पार्टी, एंड रीजॉइन भी कर सकता है, लेकिन रीजॉइन तब कर सकता है वंस ही और सी डेमिट्स द पोस्ट, जब वो अपनी पोस्ट जो है चेयरमैन या स्पीकर वाली ये छोड़ दे। ओके, तब भी इसे एक्सेप्शन प्रोवाइड हो जाती है, वहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। प्रेजेंटली अभी के लिए क्या है, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है डिस्क्वालिफिकेशन के केस पे या फिर एंटी डिफेक्शन के केस पे। ओके, यहाँ पे कुछ कोर्ट केसेस भी दिए गए हैं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है रिलेटेड टू 10 शेड्यूल। फर्स्ट है किहोतो होलवन वर्सेस जाचिलू केस 1992। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था यहाँ पे, स्पीकर का डिसीजन जो है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ वो जुडिशियल रिव्यूज़ पे अप्लाई होता है, जुडिशरी अपना रिव्यू दे सकती है कि सही है या नहीं। ओके, देन कीशम मेघचंद्र सिंह केस 2020 का है एक, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशंस जो है 10th शेड्यूल में शुड नॉर्मली बी डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर स्पीकर को या फिर वो डिसाइड कर लेना है कि डिस्क्वालीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ देयर फाइलिंग। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ यहाँ पे नोट की, दैट इश्यू ऑफ पार्टीशन बिहेवियर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीकर्स, जो स्पीकर होता है ना ये पार्टीशन दिखाता है, जो पार्टी पावर में है उसके तरफ झुका हुआ होता है। ओके, तो उसने क्या बोला, सजेस्टेड अ परमानेंट ट्राइब्यूनल टू डिसाइड केसेस अंडर 10th शेड्यूल, कि एक परमानेंट ट्राइब्यूनल सेट कर वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, बिठा सकते हैं कि वो डिसाइड करे 10th शेड्यूल के जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस होंगे उन पे। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे विप के बारे में दिया गया है, विप वो होता है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है सारे मेंबर्स को एक साथ। ओके, सो रूल 2 जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का, वो पुट्स द पार्टी मेंबर्स, सारे पार्टी मेंबर्स को कहाँ पे रखता है, एक ब्रैकेट में रखता है ओबीडियंस के टू द पार्टी विप एंड पॉलिसीज़, पार्टी विप के एंड पॉलिसीज़ के। बताता हूँ आगे। इन पार्लियामेंट पार्लेंस अ विप में रिफर टू, विप क्या होता है, अ रिटन ऑर्डर होता है फॉर पार्टी मेंबर्स टू फॉलो सर्टेन डायरेक्शन, एक सर्टेन डायरेक्शन फॉलो करने का एक रिटन ऑर्डर होता है। ये एक डेजिग्नेटेड ऑफिशियल होता है पार्टी का, जिसके पास ऑथराइजेशन होता है कि वो डायरेक्शंस इश्यू कर सके। ओके, द टर्म, ये टर्म कैसे ओरिजिनेट होता है, ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ विपिंग इन, वो विपिंग इन करते थे, उस इनकी प्रैक्टिस से आता है उनके लॉ मेकर्स की, टू फॉलो द, कि पार्टी लाइन को ही हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आइए देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। एक रीसेंट एनालिसिस ने बताया है कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस जो हैं जो इश्यू किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट वो ड्रॉप हुए हैं सिंस 2019 2019 से। ओके, और 2022 में क्या हुआ, पहली बार 59 सालों में कोई ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट ही नहीं किया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अच्छी चीज़ है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये होता क्या है, ऑर्डिनेंस जो होता है, ऑर्डिनेंसेस जो होते हैं वो टेम्प्रेरी लॉज होते हैं जो कि इश्यू किए जा सकते हैं बाय प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है। पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस जो होता है ये कहाँ से हम देख सकते हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 हो गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 हो गया, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहाँ से ओरिजिन है इनका। द ऑर्डिनेंस इज लिस्टेड अंडर, ऑर्डिनेंस कहाँ पे लिस्ट किया जाता है, आर्टिकल 123 में। वहाँ पे क्या बताते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, जैसा कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। एंड सेम पावर गवर्नर के पास है स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में अंडर आर्टिकल 213। दीज प्रोमलगेटेड ऑर्डिनेंसेस, जो भी प्रोमलगेट किए जाते हैं ऑर्डिनेंसेस, इनका सेम फोर्स होता है एंड इफेक्ट्स भी सेम होता है जैसे कि एक लेजिस्लेचर का एक्ट हो, बट दीज एक्ट्स आर लाइकली इन टेम्परेरी नेचर, बट ये टेम्परेरी होते हैं। एन ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स, 6 हफ्ते बाद ये ऑपरेट नहीं होता है, एक्सपायर हो जाता है। कब से, फ्रॉम द डेट व्हेन द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट्स, जैसे ही नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है 6 वीक में वो इनऑपरेट हो जाएंगे या फिर एक्सपायर हो जाएंगे। इफ़ द टू हाउसेज स्टार्ट देयर सेशन और डिफरेंट डेट्स, अगर दोनों जो हाउसेज हैं, आप राज्यसभा लोकसभा या फिर आप बोल सकते हो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, अगर वो डिफरेंट डेट पे स्टार्ट होते हैं, द लेटर, जो बाद की डेट होगी जिस पे बाद वाला करेगा लेटर वाला,
द लेटर ऑफ द डेट्स विल बी कंसीडर्ड, वो लेटर वाली डेट कंसीडर की जाएगी जब दोनों आ जाएंगे एक साथ। ओके, द ऑर्डिनेंस मे लैप्स अर्लियर, पहले भी ये लैप्स हो सकता है। कब? अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है वो विड्रॉ कर लें इसे, और इफ़ बोथ हाउसेस पास रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट, या फिर दोनों जो हाउसेस होते हैं वो इसे डिसअप्रूव कर दें। स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में जो रेजोल्यूशन होता है डिसअप्रूव करने के लिए, वो लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एग्री करती है अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि सभी जगह पे लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल नहीं है। ओके, देन ordinances can only be issued on matters on which parliament और legislature can make laws। सिर्फ उन्हीं इश्यू पे बना सकते हो आप ऑर्डिनेंस जिस पे पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, एंड सब्जेक्ट टू सेम लिमिटेशंस, और सेम लिमिटेशंस भी हैं जैसे पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर फेस करते हैं। हाउएवर जबकि गवर्नर जो होता है स्टेट का कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस, तब तक ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता है जब तक उसके पास रेफरेंस ना हो प्रेसिडेंट का। कुछ केसेस में वैसे बना सकता है, बट कुछ केसेस की बात की गई है। ओके, कौन से केसेस की? अगर जो बिल है कंटेन कर रहा है सिमिलर प्रोविजंस वुड हैव रिक्वायर्ड द प्रायर सैंक्शन, अगर उन जो भी ये कर रहा है प्रोविजंस, वो प्रोविजंस को नीड थी प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। ओके, फॉर इंट्रोडक्शन, की इंट्रोड्यूस किए जाने से पहले प्रेसिडेंट का सैंक्शन जरूरी था, प्रायर रिकमेंडेशन या सैंक्शन जो भी बोलो। If the governor would have deemed it necessary to reserve a bill containing similar provision for consideration, अगर गवर्नर को लगा था कि वो बिल कंटेन किया जाना चाहिए कि कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, तो वैसे बिल्स भी जो होते हैं या फिर ऑर्डिनेंसेस जो होते हैं उनमें ऐसे नहीं पास कर सकता गवर्नर, उसे प्रेफरेंस कर देना पड़ेगा प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट को पहले चेक करना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा। ओके, इफ़ एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग द सेम provisions would have been invalid without receiving the president's assent। ये थर्ड है, अगर कोई एक्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का सेम प्रोविजंस कंटेन कर रहा है जिसे इनवैलिड कर दिया गया था, ओके, विदाउट रिसीविंग द प्रेसिडेंट्स असेंट, प्रेसिडेंट का असेंट रिसीव किए बिना, तो उसे भी देना पड़ेगा पहले प्रेसिडेंट को, फिर ऑर्डिनेंस पास हो सकता है। कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी हैं रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस, देखते हैं। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1970 है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यानी अपेक्स कोर्ट ने क्या बोला था, दैट प्रेसिडेंट्स डिसीजन कुड बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड, प्रेसिडेंट का डिसीजन चैलेंज किया जा सकता है कौन से ग्राउंड्स पे, दैट इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड, कि इमीडिएट एक्शन जैसे ही पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर हटी आपने तुरंत क्यों लगा दिया, राइट, ऐसा बोल रहे हैं वहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर हटी आपने प्रोमलगेट कर दिया ऑर्डिनेंस, ये सही नहीं था, उस पर आपको यहाँ पे चेक किया जा सकता है। ओके, एंड द ऑर्डिनेंस हैड बीन पास्ड प्राइमरली टू बाईपास डिबेट, एंड बाईपास करने के लिए, डिबेट को बाईपास करने के लिए आपने पास किया है इस वजह से भी, एंड डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर। डीसी पादवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या बोला गया, कोर्ट ने बोला लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ये कब इस टू बी यूज्ड इन, ये कब यूज़ की जानी चाहिए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कम से कम इसे यूज़ करो, एंड नॉट एज अ सब्सटीट्यूट, और सब्सटीट्यूट की तरह मत यूज़ करो लॉ बनाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ओके, कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994, ये एक और केस है। इसमें क्या बोला कोर्ट ने बोला दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर का अंडर आर्टिकल 213, जब भी वो ऑर्डिनेंस इश्यू करते हैं वो इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से, उस ऑर्डिनेंस का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, राइट, जो भी वो डिसीजंस लेते हैं। सो विद दिस हमारे 4 टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, 3 टॉपिक और बचे हैं और बाकी मिसलेनियस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, न्यूज़ में क्यों था। चूँकि पार्लियामेंट ने 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, ओके, द पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट हैज़ बीन द कस्टोडियन ऑफ प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर्स होते थे, प्रेसिडेंट होते थे, लेजिस्लेटिव नॉलेज होती थी दोनों हाउसेस की, कौन उसका कस्टोडियन था, पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट था, तो इसलिए इसे न्यूज़ में आया और काफ़ी डिस्कशंस हुई थी इस पर, काफ़ी आर्टिकल्स आए इसलिए। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, आर्टिकल 98 बोलता है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ, राज्यसभा एंड लोकसभा उनके पास सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ है, होना चाहिए। ओके, जो कि है। पार्लियामेंट में बाई लॉ क्या करता है, पार्लियामेंट लॉ से रेगुलेट करता है रिक्रूटमेंट को, कंडीशंस ऑफ सर्विस को, जो भी पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ ईदर हाउस, दोनों ही हाउसेस के। ओके, हाउएवर जबकि अब तक कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं किया गया है
इट अलाउज द क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये क्या अलाउ करता है कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ, जो कि दोनों ही हाउसेज को लेकर के कॉमन है। आर्टिकल 187 मेक सिमिलर प्रोविजन फॉर सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ये सब आर्टिकल 187 में लिखा है। काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट एंड पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट जो है फॉर, ये पहला वाला किसके लिए है, राज्यसभा, दूसरा लोकसभा के लिए। ओके, ये दोनों सेटअप किए गए थे व्हेन बोथ हाउसेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1952, जब दोनों ही हाउसेस 1952 में आए थे। देयर नेम्स वर चेंज इन 1954। 1954 में नेम चेंज किए गए, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट एंड लोकसभा सेक्रेटेरिएट कर दिया गया। द सेक्रेटेरिएट ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों ही हाउसेस का जो सेक्रेटेरिएट है वो डिवाइड किया गया है 10 सर्विसेज में फंक्शनल बेसिस पे, जैसे कि लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, वर्बेटिम रिपोर्टिंग सर्विसेज एट्सेट्रा, कई हैं इसमें। ओके, स्पीकर एंड चेयरमैन जो है वो न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं सेक्रेटेरिएट में। ओके, हाउएवर जबकि फॉर पोस्ट इन क्लास 1 और क्लास 2, जो क्लास 1 क्लास 2 पोस्ट हैं उनमें प्रायर कंसल्टेशन चाहिए होगी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो कि मैंडेटरी है, मस्ट है। ओके, सेक्रेटरी जनरल जो हैं बोथ हाउसेस के होल्ड इक्विवेलेंट रैंक, इक्विवेलेंट रैंक होल्ड करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, कैबिनेट सेक्रेटरी, मीन्स कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी जनरल इक्विवेलेंट रैंक होल्ड करते हैं। बट हाउएवर इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट, अगर टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स देखेंगे, द कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो 11th पोजीशन पे आता है, एंड जो सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के वो 23rd पोजीशन पे आते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए हैं सेक्रेटेरिएट के। सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ओके, पेमेंट ऑफ सैलरी जो होता है एंड अदर अलाउंसेस यही देखते हैं। सर्विस करते हैं वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को। सेक्रेटरी जनरल्स एड एंड एडवाइस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो एड एंड एडवाइस करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। ये प्रिपेयर करते हैं रिसर्च एंड रेफरेंस मटेरियल्स को एंड ब्रिंग आउट वेरियस पब्लिकेशंस, कई पब्लिकेशंस को भी बाहर वो पब्लिश करते हैं। ओके, देन प्रिपेयर एंड पब्लिश रिकॉर्ड, प्रिपेयर करते हैं एंड पब्लिश करते हैं रिकॉर्ड को, कौन से, डे टू डे प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उनके हाउसेस में। ओके, देन यहाँ पे कुछ दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रेटेरिएट दिया हुआ है। अगर लोकसभा सेक्रेटेरिएट की बात करें तो स्पीकर का क्या काम होता है यहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी, स्पीकर एंड चेयरमैन न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्पीकर जो होता है उसके पास क्या दिया होता है, वेस्टेड विद अल्टीमेट गाइडेंस होता है उसके पास एंड कंट्रोल होता है सेक्रेटेरिएट का, जबकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होता है उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है सेक्रेटेरिएट का। ओके, जस्ट यही डिफरेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है यहाँ पे, लोकसभा सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी जनरल होता है, सेम यहाँ भी होता है। रिक्रूटमेंट जो है, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन सर्विस क्या है, गवर्नमेंट बाय द लोकसभा सेक्रेटेरिएट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन सर्विस रूल्स 1955 क्या किया है, प्रोमलगेट किया है प्रेसिडेंट ने इन कंसल्टेशन ऑफ स्पीकर, कंसल्टेशन में स्पीकर के साथ ये सब किया है इन्होंने। ओके, एंड सेम चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सो ये न्यूज़ में क्यों था, जो ईयर 2023 था उसने 30th एनिवर्सरी मनाई किसकी, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जहाँ से PRIs वगैरह आए थे। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया को एक्सप्लेन किया गया है। ये क्या बताता है, इट रेफर्स टू अ डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिवॉल्व की गई हैं पावर्स, दी गई हैं किसी को, रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट की ओर पावर दी गई हैं, जैसे कि पंचायत में एंड म्यूनसिपैलिटीज़ को कुछ पावर्स ट्रांसफ़र की गई थी, उसके बारे में बात हो रही है। ओके, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का जो है ये 1993 में फोर्स में आया था, ऑपरेट हुआ। इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसने इंट्रोड्यूस किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। 73rd क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुए थे, इस एक्ट के जरिए आ गए थे, ऑपरेशनल हुए। ओके, इस एक्ट ने पार्ट 9 ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसमें प्रोविजंस आर्टिकल 243 से 243O तक आर्टिकल्स आते हैं। इसने 11th शेड्यूल भी ऐड किया है दैट कंटेन्स, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं पंचायत के। ओके, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुई थी या फिर ऑपरेशनलाइज हुई। इसने 9A पार्ट जो था ऐड किया एंड कंसिस्ट ऑफ
प्रोविजंस जो भी आर्टिकल्स 243P से 243ZG कंटेन करता है। ओके, ये इसने 12 शेड्यूल भी ऐड किया था और 18 फंक्शनल आइटम्स हैं इसके अंदर, ये कंटेन करता है। ओके, स्टेप्स क्या हैं जो लिए गए हैं PRIs को स्ट्रेंथन करने के लिए, अच्छा करने के लिए? पहला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA। ये किस लिए? फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, डेवलप करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए कैपेसिटीज़ जो है PRIs की उसको। ग्राम स्वराज किस लिए? ये एक यूज़र फ्रेंडली वेब बेस्ड पोर्टल है जो यूनिफाई करता है किसको? प्लानिंग हो गई, अकाउंटिंग हो गई, मॉनिटरिंग हो गई, किसके? फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत जो हैं उनको यूनिफाई करता है। पीपल्स प्लान कैंपेन हो गया PPC, सबकी योजना सबका विकास, ये किस लिए? टू ड्रॉ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जो भी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है उनको ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड BRGF क्यों है? ये अनटाइड फंड्स हैं जो कि दिए जाते हैं फॉर मीटिंग क्रिटिकल गैप्स, जो क्रिटिकल गैप्स को लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिटिकल गैप्स हैं उन्हें फिल करने के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ आइडेंटिफाइड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में। ये सब आपको सुन लेना है, याद करने की नीड नहीं है क्योंकि आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते, मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये क्या है? अब ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। किसकी कैपेसिटी बिल्डिंग? रूरल डेवलपमेंट फंक्शनरीज हो गई, लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, बैंकर्स हो गए, NGOs हो गए, उनका। नेशनल पंचायत अवार्ड्स भी हैं, इसके अंडर क्या होता है? बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत जो होते हैं वो अवार्ड किए जाते हैं बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया एंड इंडिकेटर्स। देन स्वामित्व स्कीम आती है, ये प्रोवाइड करती है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स, जो भी विलेज हाउस होल्ड ओनर्स होते हैं उनको। एंड इश्यू किए जाते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड्स टू प्रॉपर्टी ओनर्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पंचायती राज कमिटीज़ का भी मेंशन किया गया है, आप ये भी याद रखो, पूछ लेंगे इसमें से कौन सी कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से बिलोंग नहीं करती। ये 3 दे देंगे और चौथा कोई और होगा, राइट? बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता कमेटी 1977-78, CMCH हनुमंत राव वर्किंग ग्रुप 1983, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, थुंगन कमेटी। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस दैट इज PRIs। आइए देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था पहले। ओके, रिसेंटली क्या हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की थी एक रिपोर्ट जिसका नाम था फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया था फिजिकल पोजीशन ऑफ PRIs, कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक? 2021 से लेकर के 2022-23 तक। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत के? आर्टिकल 243H बोलता है ये प्रोवाइड करता है फाइनेंसेस किसको? पंचायत को। कैसे? बाई सिक्योरिंग ऑथराइजेशन, सिक्योर करता है ऑथराइजेशन स्टेट लेजिस्लेचर से कि वो देंगे। ओके, फॉर ग्रांट्स एंड एड से टू द पंचायत को फॉर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। सिंपल सा ये है, बेसिकली ये बोल रहा है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कुछ पार्ट से मिलना चाहिए पंचायत को। ओके, ये एम्पावर करता है पंचायत को जिससे कि टू इम्पोज कलेक्ट एंड एलोकेट टैक्सेस, इम्पोज करके टैक्सेस कलेक्ट करके एंड एलोकेट करके, ड्यूटीज़ में भी शेयर, टोल्स में भी एंड फीस में भी। ओके, 243I आर्टिकल क्या बोलता है? ये बोलता है एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का सेटअप होना चाहिए हर 5 साल पे, जिससे कि वो रिव्यू कर सके फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत और रिकमेंड कर सके जिससे कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है इम्प्रूव हो सके, किसकी? पंचायत की। आर्टिकल 283 क्लॉज 3 सब क्लॉज BB ये क्या बोलता है? ये मैंडेट देता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को जिससे कि वो रिकमेंड करे मीजर्स और जिससे कि जो कि नीडेड है टू ऑगमेंट, जिससे बढ़ाया जा सके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को और उसके जरिए सप्लीमेंट किया जा सके पंचायत रिसोर्सेज को। मेनली इनका जो फंडिंग रिसोर्स है वो फंडिंग क्राइटेरिया वो पैसे बढ़ाने की बात उसकी कोशिश की जा रही है। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे सोर्सेस दी हुई हैं PRIs की फाइनेंस की, आपको ये ब्रैकेट अच्छे से पढ़ना है, इस पर इतना ध्यान मत दो, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा। ओके, इंटरनल और ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? तो कुछ टैक्स रेवेन्यू होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स ऑन लैंड हो गया, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड ऑफ कोर्स, और बिल्डिंग और बोथ हो गया, बिल्डिंग्स पे भी हो गया, टैक्सेस हो गए ऑन ड्यूटीज़ एंड कमोडिटीज, सर्विस टैक्स हो गया, टैक्स ऑन प्रोफेशन ट्रेड्स हो गया, एट्सेट्रा। नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से?
मार्केट फीस से ऑन पर्सनस एक्सपोर्टिंग गुड्स, जो कि पर्सन है एक्सपोर्ट करें गुड, उनकी मार्केट फीस। फॉर सेल इन पंचायत एरिया, अगर वो पंचायत एरिया में सेल करें तो। फीस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैटल सोल्ड विद इन द पंचायत एरिया एंड सो ऑन। ओके। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, जो भी ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स होता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन या फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन से, उससे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइड एंड अनटाइड ग्रांट्स। टाइड ग्रांट्स क्या होती हैं, ये होते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज और सेक्टर्स, जैसे कि सैनिटेशन, एजुकेशन एक्सेट्रा। अनटाइड ग्रांट्स होते हैं जनरल पर्पस ग्रांट्स। मीन्स ये प्रोवाइड किए जाते हैं बिना किसी स्पेसिफिक कंडीशंस के, रेस्ट्रिक्शंस के, और यूटिलाइज की जा सकती हैं लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। ओके। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स होती हैं कुछ, ये एडिशनल फंड होते हैं जो कि पीआरआईज को दिए जाते हैं। कौन से बेसिस पे, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ सीएफसीज एंड सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज पे। देन स्पेशल कैटेगरी ग्रांट्स होती हैं। ये ग्रांट्स जो होती हैं, दीज ग्रांट्स आर एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट। ये एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट होती हैं जो कि डिज़ाइन की जाती हैं टू एड्रेस यूनिक चैलेंजेस, कुछ यूनिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, या फिर पर्टिकुलर नीड्स जो होती हैं पीआरएस की उनके लिए स्पेसिफिक रीजन्स में, या फिर कोई और कॉन्टेक्स्ट में। ओके। अदर सोर्सेज क्या है, ट्रांसफर्स हैं ये अदर सोर्सेज फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट स्कीम्स के अंदर, जैसे कि मनरेगा है, देन PMAY है, प्रधानमंत्री अन्न योजना, राइट, संसद आदर्श ग्राम योजना एक्सेट्रा। ग्रांट्स हैं कुछ इंटरनेशनल बॉडीज है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट दे दिया एंड सो ऑन, किसी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। सो ये न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली हुआ क्या, द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है इन कोलैबोरेशन विद MOHUA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक नेशनल वर्कशॉप कैपेसिटी बिल्डिंग पे, अर्बन लोकल बॉडीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग पे एक वर्कशॉप किया था, जिससे कि फोस्टर कर सकें, लगा सकें एक यूनिफाइड अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग, एक दिखा सकें अक्रॉस इंडिया। ओके। मोर ऑन न्यूज़, और क्या है, द वर्कशॉप मार्क द लॉन्च ऑफ 3 की इनिशिएटिव्स में 3 की इनिशिएटिव्स थे जो लॉन्च किए गए। एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान था टू इन्हांस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ MOHUA। ओके। कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए। ACBP फॉर 6 पायलट ULBs था। ओके। दैट इज़ अहमदाबाद हो गया, भुवनेश्वर, मैसूरू, राजकोट, नागपुर एंड पुणे। एक कॉम्प्रहेंसिव टूल किट भी था प्रिपेयर करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। किस लिए, फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज टू फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ULBs। ओके। नेक्स्ट है अबाउट अर्बन लोकल बॉडीज़, इनके बारे में बात करते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं ये स्मॉल लोकल बॉडीज़ हैं जो कि एडमिनिस्टर करती हैं या फिर गवर्न करती हैं सिटी या फिर टाउन को ऑफ अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के। अर्बन गवर्नेंस की बात करें या फिर लोकल गवर्नमेंट, ये एक पार्ट है स्टेट लिस्ट का, एंट्री नंबर 5 में आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके। 10 द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ का, ये वेरी करता है क्रॉस स्टेट, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन का 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है, ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है अर्बन लोकल बॉडीज़ को एज थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये थर्ड टायर है गवर्नमेंट का। ये पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आगे यहाँ पे दिया गया है, तो जो एक्ट है जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है, ये इस्टेब्लिश करता है 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। कौन सा एक्ट, जो भी हमने देखा, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये नगर पंचायत बताता है, ट्रांजिशनल एरिया के लिए है। म्यूनिसिपल काउंसिल्स जो हैं ये स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं ये लार्जर अर्बन एरिया के हैं, जैसे मुंबई वगैरह। ओके। मेजर्स टेकन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ULBs। ULBs मीन्स अर्बन लोकल बॉडीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन है एक, जो कि लॉन्च हुआ था 2021 में बाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ये फोकस करता है सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल रेवोल्यूशंस पे इन अर्बन लोकल बॉडीज़ इन इंडिया। ये एम क्या करता है, टू क्रिएट अ शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वर्किंग अक्रॉस 3 पिलर्स के अक्रॉस, जो कि हैं पीपल, प्रोसेस एंड प्लेटफॉर्म। पीपल होने चाहिए, प्रोसेस होने चाहिए एंड प्लेटफॉर्म्स, जिससे कि प्रोवाइड कर सकें एक फ्रेमवर्क किसके लिए, फॉर डिजिटल गवर्नेंस, जैसे कि डिजिटल गवर्नेंस उसके कंट्री में। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है NIUA, ये अपॉइंट किया गया है इस मिशन को एंकर करने के लिए। ओके। ये जो NIUA है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में, और ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है किस लिए,
रिसर्च करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए एंड इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए, अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए। ओके, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती हैं एंड अदर एसोसिएटेड बॉडीज जो होती हैं वो इन इंडिया वो इश्यू करते हैं फंड्स रेज करने के लिए। जो भी फंड्स उन्हें चाहिए होते हैं तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, वहाँ से रेज करते हैं फंड्स। ओके, आइए अब हम ऊपर से देख के आते हैं। हमने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन छोड़ा था, ये देखते हैं इसकी जेनेसिस हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया है। गैजेट ऑफ इंडिया इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ से 2021 में आई थी। इसके अबाउट के बारे में जानते हैं, इसके बारे में ये इस्टेब्लिश किया गया है एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विद कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसके पास कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। इट इज़ की कंपोनेंट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, NPCSCB का ये की कंपोनेंट है। मिशन कर्मयोगी से जिसे बोलते हैं। ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। सर्विस्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसे सर्विस कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। पर्पस क्या है इसका? टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए। ओके, एंड सेप अ यूनिफॉर्म अप्रोच, एक यूनिफॉर्म अप्रोच बनाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ऑन अ कोलैबोरेटिव एंड को शेयरिंग बेसिस। कोलैबोरेट करना, एक दूसरे के साथ मिलकर जुल के रहना। ओके, कॉम्पोजिशन क्या है? यहाँ पे एक चेयरपर्सन होता है एंड 2 मेंबर्स होते हैं, सपोर्टेड बाय एन इंटरनल सेक्रेटेरिएट, एक इंटरनल सेक्रेटेरिएट के द्वारा ये सपोर्ट किए जाते हैं। हेडेड बाय अ सेक्रेटरी, जो कि एक सेक्रेटरी हेड करता है जिसे, इन द ग्रेड ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के ग्रेड का होता है। फंक्शंस क्या हैं इसके? कोऑर्डिनेट विद डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। किस लिए? फॉर इवॉल्विंग अ हारमोनियस डी सीलोड अप्रोच। डी सीलोड अप्रोच आपको सर्च करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा इन्वॉल्व हो अच्छे से। ओके, किस लिए? टू इम्प्रूव कैपेसिटी एंड बिल्ड शेयर्ड रिसोर्सेज, जिससे कि कैपेसिटी इंप्रूव हो सके एंड रिसोर्सेज को बिल्ड किया जा सके, शेयर्ड रिसोर्सेज को। ओके, प्रिपेयर कर सके एक एनुअल HR रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ सिविल सर्विसेज जो भी है, अलॉन्ग विद टारगेट अचीवमेंट्स भी होंगी इसमें। क्या अंडरटेक करेंगे? ऑडिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, या HR रिपोर्ट में ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट। ओके, अंडरटेक ऑडिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल इन गवर्नमेंट, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं अवेलेबल उनका ऑडिट करने के लिए एंड असेस्ड आउटकम्स असेस करने के लिए, देखने के लिए ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है, 52 मिनट्स का लेक्चर भी हो चुका है। तो ये टॉपिक और जो नेक्स्ट 3rd यूनिट होगी वो छोटी है, तो हम ये साथ में कवर कर लेंगे एंड इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए, एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स दिए होते हैं छोटे छोटे, वो भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। यहीं पे बंद होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई भी चीज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और पूछ सकते हो। ओके, so take care, bye bye, and please like, share and subscribe to this video in the case you liked it. Thank you.